ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? खाली मुझे कंफर्म कर दो। हेलो। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके ओके, गुड। नाउ, तो अब हम पूरा नया टॉपिक, वैसे ये सारा जो कॉन्सेप्ट आज मैं समझा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। सारे बोहर के रिजल्ट है। बोहर ने अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट के थ्रू काफी सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी थी। वैसे तो मुझे स्टार्ट डायरेक्टली स्पेक्ट्रम कर देना चाहिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ओके, आज मैं आपको पहले उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करा रहा हूँ। वैसे ये एग्जाम में बहुत कम चांसेस आने के, लेकिन फिर भी पता होने चाहिए कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और चाहो तो आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम में भी यदि लंबी थियरी पूछे तो इस टॉपिक के बीच में लिख सकते हो। ओके, तो क्या है पहली चीज, तो आयोनाइजेशन एनर्जी। वैसे आपको पता होगा आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि क्या। लाइक एग्जांपल फॉर, मेरे पास सोडियम है, राइट। अब उस सोडियम में कितने एटम्स होते हैं बच्चों? 281, पता ही होगा आपको। ओके, अब मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो ये क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन बनेगा, हाँ कि ना। अब सोडियम के अंदर के इस इलेक्ट्रॉन को जनरली रिमूव करना के लिए वैसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, रूम टेम्परेचर पे भी वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे अलग एलिमेंट्स है जिसके लिए वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी टू रिमूव दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। तो इस एनर्जी के लिए, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, अब ये क्या था पहले आपको पता है, ये एटॉम्स था। अब ये क्या बन गया? आयन बन गया। तो एटॉम्स को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। गॉट इट? हेलो। Yes, Minimum sir. energy required to ionize the atom is called the ionization energy. I think मुझे पता है कि आपको सभी को ये सब कुछ पता है, केमिस्ट्री के अंदर आ गया है, लेकिन फिजिक्स में आ रहा है तो मुझे समझाना ही पड़ेगा। ये सारे टॉपिक केमिस्ट्री में और डिटेल्स में दिए हुए, अच्छे से दिए हुए, अच्छी लैंग्वेज में दिए हुए कंपेयर टू फिजिक्स। ओके, फिर भी करा देता हूँ आपको। तो आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिकम्स द आयन फ्रॉम द एटम्स इज कॉल्ड द आयन। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़े, यानी लिखा हुआ है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द प्रेजेंट ऑर्बिट टू इन्फिनिट। इन्फिनिट ऑर्बिट यानी कि कुछ नहीं है, ध्यान रखो। इन्फिनिट ऑर्बिट जैसी फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। एक्चुअली यहाँ इन्फिनिट ऑर्बिट का मीनिंग ये दिया हुआ है कि उसको फ्री कर देना, एटॉम से फ्री कर दो। दैट मींस इनफाइनाइट ऑर्बिट। समझ में आ रहा है? हेलो। ओके, तो Yes, sir. एटॉम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दो कायम के लिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे एटॉम्स है, सोडियम है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है पता है? जो जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट पे कोई लोग पैसे ले जाते हैं, अब नहीं देते तो क्या करते हैं जनरली इंटरेस्ट वाले? कोई चीज उठा के ले जाते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर उसकी काई कार है, बाइक है, तो उठा के ले आए, यूज कर रहे। जब तक वो बाहर से जो पैसा तो नहीं देंगे तब तक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ही रहना पड़ेगा। अब जैसे ही उसने पैसे दिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। यानी कि पैसा देना यानी कि एनर्जी देना। जब तक आप इस एनर्जी को दे नहीं सकते तब तक इस इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझो, फील करो यहाँ। ओके, नाउ, तो उस आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला नया कुछ नहीं है, ऑलरेडी आपने टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला डिराइव किया था बच्चों, 13.6 Z²/n², वही है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा Z²/n² का मीनिंग क्या है। तो देखो, अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग ऑर्बिट में से निकालने के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये उसका जनरल फॉर्मूला है। लाइक एग्जांपल फॉर मैं बात करूं, मुझे हाइड्रोजन में से फर्स्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बच्चों बोल सकता है कितना एनर्जी जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोजन में से मुझे फर्स्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? हेलो। 13.6. कॉमन लो जी, 13.6। जेड डालोगे 1, एन की वैल्यू 1 डालोगे तो ये तो 1 1 हो जाएगा, 13.6। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, सर यहाँ ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है? पॉजिटिव आनी चाहिए तो पॉजिटिव है, ध्यान रखो। मैंने यहाँ इन्फिनिट अपॉन en लिखा हुआ तो फाइनली पॉजिटिव आ रही है। अब ये पॉजिटिव क्यों? चलो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव क्यों, ये डाउट होना चाहिए आपको। नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो इसके पास की जो एनर्जी है ना वो खुद की नहीं है, दूसरों की वजह से है। हेलो, इस चार्ज की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से।
यानी कि उधार चीज है, जो अभी मैंने बताया ना कि जैसे साइकिल ले रहा है कोई बंदा, तो अब ये साइकिल की जो वैल्यू वो माइनस में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये वैल्यू उसको नहीं देता तब तक उसको साइकिल नहीं मिलेगी, ये ऑलरेडी माइनस में किसी को उधार लिए हुआ है। यहाँ भी ऐसी चीज है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट के अंदर, वो किसके एनर्जी उधार लेते, किसके पास से? न्यूक्लियस से। जब तक कोई बंदा दूसरा नहीं आ जाता और बाहर से इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं देता तब तक उतनी एनर्जी रहती है, जैसे दी वो तुरंत रिमूव हो जाएगी। यानी कि इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी 13.6। अब बोलो, इतनी एनर्जी देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी एनर्जी कितनी होगी, कोई बता सकता है? हेलो, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? पहले इतनी थी बच्चों, मैंने बाहर से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी कि एनर्जी दी, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? हेलो, 0। जीरो यार, कॉमन लॉजिक है कि कितनी थी? माइनस थी। कितनी दी? प्लस थी। तो अभी तो वो इलेक्ट्रॉन जीरो ही हुए, अभी जस्ट फ्री हुए, जस्ट फ्री हुए। देखो ध्यान दो, याद होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट, यदि केमिस्ट्री में आ गया हो तो। hc/λ वाला फॉर्मूला आया है अभी तक आपको? सर 11 में था। सर। याद आया कुछ? यस सर। तो बस तो वही चीज है, ये क्या है जो आपने एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये क्या है? दी। अब यदि समझ लो होगा क्या पता है किसी को? यदि आप इस -13.6 यदि समझ लो आपने 23.6 डाल दी, तो अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना उसके पास खुद की एनर्जी होगी 10 जूल या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी, जो भी यूनिट अलग हो सकता है, जिस वैल्यू बता रहा हूँ। यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इतनी एनर्जी से बाहर निकले सकती है। डिटेल्स में मैं जा रहा हूँ अभी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। पहले अभी ये खाली इतना समझ लो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। कोई डाउट है किसी को? एक ही चीज हो, आयनाइजेशन और पोटेंशियल। ओके, कंफ्यूज ना होना। हेलो, डाउट है किसी को नो सर। आयनाइजेशन एनर्जी में? अब नेक्स्ट है ये अभी मैं समझा रहा था वही चीज है। ओके, हाइड्रोजन के लिए यदि मैं 1 ले लूं तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्स्ट्रा टॉपिक है, सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी याद रख लेना। ओके, potential different through which the electron needs to be accelerated so that it requires the energy equal to ionization energy is called the ionization potential. याद हो तो V is equals to Q, एक मिनट, QV, E is equals to QV फॉर्मूला आ रहा था, याद आया? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन चार्ज, यहाँ चार्ज की जगह E है, याद आ गया ना? ये बस वही चीज है, नया कुछ नहीं। ओके, खाली कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने क्या किया हुआ है, टर्म्स वर्ड चेंज किया। कोई डाउट है आज ये टॉपिक में? कोई डाउट? आयोनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। नो सर। नाउ एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? अब देखो यहाँ क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं थी, ऑलरेडी वो माइनस में था, तो वी नीड टू रिक्वायर द एनर्जी टू रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब यहाँ क्या होगा, ऑलरेडी उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। अब कॉमन लॉजिक है, यदि पैसे है आपके पास, करोड़पति हो आप, तो कॉमन लॉजिक है फ्लैट में तो रहोगे नहीं, या नीचे ऐसे कोई छोटे मकान में तो रहोगे नहीं, बाहर ही निकल जाओगे वहां से। आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए रहे थे, जब आए तुरंत बाहर निकल गए। वैसे यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन के पास जब एनर्जी आ जाएगी तब वो क्या हो जाएगी, जंप करके हायर लेवल पे हो जाएगी, अच्छे घर पे चले जाएगी। ये सोसाइटी छोटी थी, इसकी एनर्जी कम थी, ये ऑर्बिट बड़ी है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में रहेंगे जहां वो स्टेबल हो। अब कॉमन है इस ऑर्बिट की एनर्जी 20 जूल है, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 40 जूल है। तो कॉमन लॉजिक के इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा, ये जो गैप है वो गैप इतना है, उस गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर जाने का ट्राई करेगा और ऑर्बिट में चला जाएगा। तो एक्साइटेशन एनर्जी इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ दिस एनर्जी, कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, यदि आप इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दो, या ऑलरेडी है उसके पास, वैसे तो होते ही नहीं है, आपको देनी पड़ेगी। यदि आपने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या करेगा, इट जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल। वो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में आपको पता है, अभी देखा हमने 13.6 एनर्जी थी, आपने कितनी दी? 23.6 जूल दी, तो क्या हो जाएगा बच्चों,
फर्स्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में। पता चल रहा है, कॉन्सेप्ट को फील हो रहा है? हेलो, Yes, sir. ओके। नाउ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द एटम इज कॉल्ड द एक्साइटेशन एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी जरूरत पड़ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। उस पोटेंशियल को बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। ओके, तो कोई डाउट नहीं है ना दोनों टॉपिक के अंदर? फॉर्मूला वही है, V इज इक्वल टू E बाई क्यू, E बाई ई, बस खाली एक्साइटेशन एनर्जी है। और ये था, आगे थी आयोनाइजेशन। ओके, आगे आयोनाइजेशन था और ये एक्साइटेशन। आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन में डिफरेंट पता चल गया ना, एक ही चीज है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है आयोनाइजेशन के अंदर भी। ओके, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखना हो तो रख सकते हो, अदरवाइज कहीं मैंने तो भी बहुत कम देखा हुआ है न्यूमेरिकल्स में भी कहीं। ओके, जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द nth ऑर्बिट, यदि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, रिमूव हो रहा है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, स्पेक्ट्रल लाइन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो स्पेक्ट्रल लाइन के नंबर्स का फॉर्मूला है n(n-1/2). n फैक्टोरियल भी काफी बार बोल सकते हैं, सॉरी n फैक्टोरियल तो नहीं बोल सकते, n(n-1/2) ही लिखना है। नाउ बाइंडिंग एनर्जी क्या है? अब उल्टा बाइंडिंग एनर्जी यानी कि ऑपोजिट टॉपिक आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब समझ लो, मुझे यहां इलेक्ट्रॉन है, उसको अंदर लाना है, इस ऑर्बिट में लाना है। तो अब यहां से यदि इस इलेक्ट्रॉन को यहां लाऊंगा तो तब उस इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि कॉमन लॉजिक था, यहाँ एनर्जी लेवल क्या था, कम था, यहाँ एनर्जी लेवल क्या था, ज्यादा था। इसके पास ऑलरेडी ज्यादा एनर्जी थी, यह तो ऑलरेडी माइनस में था। यहाँ से यहाँ गए जाएगा तो कॉमन लॉजिक के क्या चला जाएगा, एनर्जी ऑलरेडी उसको लूज करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से यानी कि इन्फिनिटी से सिस्टम में लाने के लिए, एटम्स में लाने के लिए, जब एटम्स में लाते तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। फुल डाउट कोई बाइंडिंग एनर्जी में? हेलो, No, sir. बाहर इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसको इस सिस्टम में लाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, जनरली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जरूरत पड़ती है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एटम्स में लाने के लिए, हाइड्रोजन एटम्स के लाने के लिए। ओके, इसलिए हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी 13.6 वोल्ट है। कोई डाउट है किसी को? हेलो, No, sir. अब देखो, अभी मैं खाली जस्ट बता रहा हूँ, बाकी इसको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जस्ट खाली देख लो क्या है वो, ये जनरल फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का। यदि यहाँ 1 रखते हो तो 13.6 आ रहा है, यदि यहाँ 2 रख रहे हो तो 3.4 आएगा। चेक करना तो कर लेना, 13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, 3.4। यदि 3 रख रहे हो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होगा तो ये आएगा। ओके, तो आपको ये याद रखने की जरूरत है नहीं, आपको जस्ट जनरल फॉर्मूला याद रखना है। ओके, ये क्या हुआ, तो फर्स्ट जो स्पेक्ट्रम यानी कि फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये सेकंड की, ये थर्ड की, ये फोर्थ की। अब समझ लो, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले, अब कोई बता सकता है ये एनर्जी ज्यादा है कि ये एनर्जी ज्यादा है? हेलो, -3.4 ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है क्योंकि माइनस में, ध्यान रखो। तब कॉमन लॉजिक ये एनर्जी कम है, ये ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जब तक हम कोई बाहर से एनर्जी नहीं देते तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर यानी कि ऊपर के ऑर्बिट में नहीं जा सकता। लेकिन ऊपर से यदि नीचे आना है, जैसे यहाँ से नीचे आना है, तो क्या करोगे बच्चों? अब एनर्जी रिलीज एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ कम है, तो ज्यादा से कम में आओगे तो बाकी का जो एनर्जी का डिफरेंट है वो कहीं से लेने की जरूरत, ऑलरेडी उसके पास एनर्जी इससे ज्यादा थी सेकंड ऑर्बिट में। तो वो क्या करेगा, इस एनर्जी में, इस स्टेबल ऑर्बिट के अंदर स्टेबल होने के लिए, इस ऑर्बिट के अंदर स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। तो ही इतनी एनर्जी रख के वो इसके अंदर स्टेबल हो सकता है, अदरवाइज अनस्टेबल हो जाएगा और वापिस यहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्टेबल बनने के लिए उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, जो डिफरेंट है उसको लूज करना पड़ेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल्स में सीखेंगे। ओके, स्पेक्ट्रम क्यों हो रहा होता है,
ओके उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको फील कराऊंगा स्पेक्ट्रम्स का। ओके अभी मैं आपको डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ ये टॉपिक के अंदर। थोड़ा सा एमसीक्यू रिकॉलिंग करने के लिए चेक कर लेते हैं यदि कितना पता चल रहा है आपको और कितने जाग रहे थे लेक्चर्स के अंदर। बताओ चलो आंसर। डी डी ओके सी C वेरी गुड। बी binding बाइंडिंग ओके electrical river only in the certain discrete non स्टेशनरी very good stationary very good H/2 pi H/2 pi very good H/2 ओके तो आई थिंक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है बस लर्न करना बाकी है अभी तो वो कर लेना। ओके नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत मजा आएगा क्योंकि अच्छा टॉपिक है। मजा इसलिए आपको आएगा ऑलरेडी एक बार सीख चुके हो केमिस्ट्री में और रिवीजन होने वाला है। ओके इसीलिए चलो कोई डाउट नहीं है ना आज के लेक्चर में बच्चों? नो सर पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो ओके तो मैं लेक्चर्स को यहाँ एंड कर रहा हूँ। ओके बाय ओके बाय सर बाय।